ब्रबॉर्न स्टेडियम मुंबई का मैदान था और काफी क्रूशल मुकाबला था आईपीएल 2022 में, क्योंकि प्लेऑफ के जो होप्स थे उसके एक टीम को अपने आसार बढ़ाने थे और दूसरे को शायद 440 वोल्ट का झटका लगना था। और कुछ कुछ ऐसा ही हुआ। राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में इस मैच के बारे में हमारे साथ बात करने के लिए ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय टेस्ट क्रिकेटर पीयूष चावला। पीयूष, आपसे बात करेंगे यही कि राजस्थान रॉयल्स ने लगभग इस मैच में काफी हद तक एक परफेक्ट डिफेंस, टाइटल डिफेंस या एक स्कोर का डिफेंस दिखाया। जिस तरीके से 178 बनाए थे, लग रहा था हाफ टाइम में कि शायद लखनऊ के पास एडवांटेज हो सकती है, लेकिन शानदार गेंदबाजी खासकर ट्रेंट बोल्ट और प्रसिद्ध कृष्णा की। नहीं, देखिए, जिस तरीके से जब 178 रन बने तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद 15 से 20 रन शॉर्ट रह गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत करी थी राजस्थान के बल्लेबाजों ने और फिर उसके बाद जैसा मैच चल रहा था, फिर बीच में कहीं थोड़ा सा लगा कि झटके लगे, फिर बाद में अच्छा आखिरी में अश्विन और ट्रेंट बोल्ट ने ही एक वो साझेदारी लगाई और उससे कवर अप कर लिया था। लेकिन फिर भी 178 रन ऐसा लग रहा था कि 15 से 20 रन शॉर्ट है। लेकिन जिस तरीके से गेंदबाजी करी, हम सबको पता है, हम सब बात कर रहे हैं कि इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छी गेंदबाजी है राजस्थान रॉयल्स की, और उस पर खरे भी उतरे आज दोनों गेंदबाज। जिस तरीके की शुरुआत दी, जब आप पावर प्ले में तीन मेन बल्लेबाजों को आउट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आप मैच में अपनी बड़ी गिरफ्त कर लेते हैं। जी हाँ, बात करेंगे उनके विपक्ष की टीम की सबसे पहले, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स, पीयूष, इस मैच में आते हुए उनके पास ऐसा इक्वेशन था कि ये मैच जीतते तो ये तय कर लेते कि क्वालिफायर 1 में उनका ही मुकाबला गुजरात टाइटंस के खिलाफ होगा। तो क्या ये देखते हुए इस मैच में थोड़ी सी उनकी रणनीति में कुछ आपको अजीबोगरीब सा लगा, जैसे आयुष बदोनी को नंबर 3 पे बैटिंग करने के लिए भेजा गया? हाँ, देखिए, जिस तरीके से लखनऊ की टीम अभी तक इस टूर्नामेंट में खेली है, तो ऊपर के जो 3 बल्लेबाज हैं ना, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं उन पे काफ़ी कुछ निर्भर करता है। तो अगर देखा जाए, केएल राहुल आज जल्दी आउट हो गए और थोड़ा टाइम भी ज़्यादा ले लिया था, क्योंकि वो ज़िम्मेदारी से खेलना पसंद करते हैं, लंबी इनिंग खेलना पसंद करते हैं। और क्विंटन डिकॉक जो एग्रेसर थे, उन्होंने शॉट मारा, एक अच्छा कैच पकड़ा गया। फिर आयुष बदोनी जब 3 नंबर पे आए, तो वो थोड़ा कहीं न कहीं मेरे को लगा कि वो मूव समझ में नहीं आया, क्योंकि जो नई बॉल खेलना होता है ना, वो एक कला होती है अपने आप में, और आप नई बॉल अगर खेल रहे हैं और जब आप 5 या 6 नंबर बल्लेबाजी कर रहे होते हैं टीम के लिए, और एकदम से आपको नई बॉल खेलने को मिले, तो इतना आसान नहीं होता। और वो भी ऐसे वर्ल्ड क्लास बॉलर के अगेंस्ट जो ट्रेंड बॉल्ट, जो कि बॉल को हवा में तैराने की क्षमता रखते हैं, और वैसा ही देखने को मिला, क्योंकि जो पैर है वो अक्रॉस जाता है बदोनी का। हमने शुरू के भी मुकाबलों में देखा है, जब आप 5-6 नंबर पे आते हैं तो गेंद पुराना होता है, स्विंग नहीं होता, तो आप पैर अक्रॉस डाल के फ्लिक और टांग पे अच्छा खेल सकते हैं। पर आप यहाँ पे अगर पैर डालेंगे, और जिस तरीके का गेंदबाज है ट्रेंट बोल्ट, तो इतना आसान नहीं होता। और वही देखने को मिला कि बॉल शार्प अंदर आया और सीधा पैर पे लगा और बिल्कुल स्टंप के सामने पाए गए। और जब 2 विकेट गिर जाते हैं 180 रन के चेज में बैक टू बैक, तो बहुत मुश्किल हो जाता है टीम के लिए फिर। और बिल्कुल वही बात जो आपने कही कि टॉप 3 बल्लेबाजों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। आज हमने फिर से देखा कि दीपक हुडा की एक बहुत प्रभावशाली पारी थी, तो शायद नंबर 3 पे आते तो और भी अच्छा रहता, कुछ और गेंद खेलने को मिलती। हालांकि एक ही अतिरिक्त गेंद उन्हें उनसे मिस हुआ, लेकिन शायद वही ऑर्डर रखते तो बेहतर रहता। देखिए, कहीं न कहीं जो वहाँ थिंक टैंक बैठा है, उसने कुछ ना कुछ सोचा होगा, क्योंकि जो गौती भाई हैं, इतने बड़े कैप्टन रहे हैं, इतने अच्छे मेंटर रहे हैं, उनका जो गेम सेंस और गेम स्किल्स है, वो बहुत एक अलग लेवल पे चलता है, तो उन्होंने कुछ सोच के ही भेजा होगा। लेकिन वो कई बार होता है कि आपकी जो रणनीति होती है ना, कि वो खरी नहीं हो पाती है, और ऐसा ही हुआ। लेकिन गौती भाई ने जो सोच के भेजा होगा, वो कुछ ना कुछ मन में एक प्लान करके ही भेजा होगा। लेकिन बात करें अगर हुडा की, वाक़ई बहुत शानदार बल्लेबाज़ी करी, अभी तक का उनका बेस्ट सीज़न जा रहा है। लेकिन जो कहीं न कहीं जो थोड़ी दिक्कत आ रही है ना, वो कहीं मिडल ऑर्डर में आ रही है, क्योंकि हमने देखा कि मार्कस स्टोइनिस जब तक आते हैं, इतनी गेंदें नहीं बची होती, या फिर गेंदें बची होती हैं तो जो आस्किंग रेट होता है वो 12-13 चला जाता है। और स्टोइनिस जिस तरीके का बल्लेबाज है, वो थोड़ा टाइम लेना पसंद करता है अपना। कृणाल पांड्या जब ऊपर आए बल्लेबाजी करने, लेफ्टी राइटी का जो एक आप कॉम्बिनेशन चाहते हैं, वो उस वजह से आए। लेकिन कृणाल पांड्या जब नीचे हमने देखा है आईपीएल में आज तक, वो 6-7 नंबर वो जो फिनिशिंग टच देते हैं, तो उसमें और ज्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं। पर यहाँ पे मार्कस स्टोइनिस आ सकते हैं जब आप 180 रन का पीछा कर रहे थे तो। आज गेंदबाजी में भी कई प्रयोग किए गए, क्योंकि 8 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया। केएल राहुल ने गेंदबाजी नहीं की, क्विंटन डिकॉक ने गेंदबाजी नहीं की, और मजे की बात है कि दीपक हुडा भी इकलौते ऐसे बल्लेबाज थे या प्लेयर थे जिन्होंने गेंदबाजी नहीं की। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकती है? क्या ये देख रहे थे कि किन-किन गेंदबाजों से काम कराया जा सकता है आगे चलते हुए? देखिए, जब गेम सिचुएशन चल रही होती है और आपके जब कुछ गेंदबाजों का होता है टी20 में ऐसा, कि कुछ गेंदबाजों का दिन अच्छा नहीं होता,
लेकिन यहाँ पे एक जो चीज थोड़ी हैरत अंगेज जरूर रही मेरे लिए, कि अगर आज मोहसिन खान का दिन अच्छा नहीं था तो उन्होंने 4 ओवर पूरे डाले, और जिन गेंदबाजों का दिन बहुत अच्छा था उन्होंने अपने कोटे के ओवर भी नहीं डाले, जैसे आवेश खान की बात करें या जेसन होल्डर की बात करें। स्पिनर्स को बहुत अच्छा रोटेट किया, चाहे वो भरोसा जताया रवि बिश्नोई पे, उनसे स्लॉग में भी एक ओवर कराया, और आज उन्होंने अच्छी गेंदबाजी भी करी। बीच में आयुष बदोनी को लेके आए उन्होंने, एक जो अच्छी साझेदारी लग रही थी वो साझेदारी तोड़ी। लेकिन कहीं न कहीं मेरे को लगता है कि एक मिस कैलकुलेशन जो होती है, अक्सर हो जाती है जब ऐसे मैचेस होते हैं, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। उन्होंने गेंदबाजों को अच्छा रोटेट किया, और अभी तक बहुत अच्छी कप्तानी करते हुए आए हैं केएल राहुल, तो कभी-कभी मिस कैलकुलेशन भी हो जाती है। और राजस्थान की पारी की एक छोटी-सी आपसे रिएक्शन लेंगे कि किसी ने भी अर्धशतक नहीं मारा, लेकिन जैसे-जैसे सीज़न बढ़ता जा रहा है, 2 खिलाड़ियों को हम अच्छे फ़ॉर्म में आते हुए देख रहे हैं, यशस्वी जायसवाल और देवदत्त पडिक्कल, और ना सिर्फ फ़ॉर्म में बल्कि आतिशी बल्लेबाज़ी करने लगे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है अगर प्लेऑफ में ये टीम पहुँचे राजस्थान की। देखिए बिल्कुल बहुत अच्छा संकेत है, और अगर बात की जाए देवदत्त पडिक्कल की, वो जिस तरीके का बल्लेबाज है, उसने जिस तरीके से अपने गेम को ढाला है, क्योंकि वो बल्लेबाज है जो वो हमेशा शुरुआत करता था पारी की। यहाँ पे उसका जो किरदार है वो कुछ अलग है, वो बीच में बल्लेबाजी करने आ रहा है, और जो सबसे अच्छी चीज़ है उसका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहता है। पिछले मैच में भी हमने देखा उसने 30 गेंद में 48 बनाए। आज भी अच्छी पारी खेली, तेज तर्रार पारी खेली। और आखिरी मैच का रुख कर लेते हैं इन दोनों टीमों के लिए, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होगा चेन्नई सुपर किंग्स से, और वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स का एक मुकाबला हो सकता है कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ, जो थोड़ा-सा ट्रिकी अब साबित हो सकता है, क्योंकि पीयूष, अगर कुछ टीमें ये 16 नंबर के आंकड़े पे आके रुक जाए, तो नेट रन रेट फिर से डिसाइसिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लखनऊ को लगेगा कि एक बहुत बड़ा मौका गँवा दिया है? देखिए लखनऊ के पास मौका भले ही था, पर ठीक है, हो जाता है कि अब आप 2 मैच हार चुके हैं बैक टू बैक। इस सिचुएशन में लाने के लिए आप खुद को ही ज़िम्मेदार ठहराएँगे, क्योंकि जब पिछला मैच में जब 80 रन पे आउट हो गए थे, तो कोई टारगेट बहुत बड़ा नहीं था, तो वहाँ पे वो मैच जीत सकते थे। और आज टारगेट भले ही 180 रन का था, लेकिन जिस तरीके की पिच थी, तो अपने आप को ही ज़िम्मेदार ठहराना होगा, और ये लोग जो इतने बड़े वहाँ पे ड्रेसिंग रूम में दिग्गज हैं, वो भली-भाँति ये बात जानते हैं। तो अगला मैच जो है वो दबाव वाला मैच है, और डू और डाई मैच भी कह सकते हैं, क्योंकि 16 अंकों पे अगर बात आके फँसेगी तो फिर वहाँ रन रेट पे जाएगा। और यहाँ पे केकेआर की बात करें तो केकेआर भी वो जीत के अपने आप को इस टूर्नामेंट में जीवित रखना चाहेगी। जी हाँ, बहुत रोमांच और बहुत रुचि अभी भी बाकी है इस आईपीएल 2022 में। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया पीयूष, आपकी टिप्पणी के लिए। आप देख रहे थे ईएसपीएन क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी।